अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रफ़क़ाए मोहतरम, मैं तकरीबन मेरे हर वीडियो में जो माशरे के करंट इश्यूज़ हैं, एक आम ईमान वाले की जो परेशानी है या परेशानियां हैं, वो इश्यूज़, वो सवाल, वो मुद्दे, वो प्रश्न, वो बातें लेके मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ वक्तन फ़वक्तन। अब देखिए, आज ही सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक को निकला, मेरा रोज़मर्रा का ये रवैया है कि मैं फ़जर के बाद में मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ। वहाँ पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी मुलाकात होती है, जो ईमान वाले भाई हैं उनसे भी मुलाकात होती है। कभी बेंच पर बैठ के किसी बात पर चर्चा भी हो जाती है, कोई सब्जेक्ट निकल जाता है, बैठ जाता हूँ मैं। आज ही एक बात पर, एक मुद्दे पर एक डिस्कशन हुई हमारे ईमान वाले भाई से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। उन्होंने ये फरमाया कि यार वो दुनिया में ऐसे तक़वा गुज़ार भी है। मैं बोला कैसे? जैसे बोले क्या इंसान है यार, बोले कि वो सर्विस करते थे, पेंशनर, और उन्होंने पेंशन तक के नहीं ली, पेंशन नहीं लेते वो, इस तरह से उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे क्यों कि बोले, मैं पूछा क्यों, हालांकि वो खुद भी पेंशनर है, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेक्चरर थे गालिबन। मैं भी रिटायर्ड हुआ, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो उन्होंने पेंशन लेने से इनकार किया, ऐसा उन्होंने बतलाया कि ऐसे तकवा गुजारी भी है। बोले क्या उनका तकवा? तो मैंने कहा उनसे कि भाई ये चीज़ जो आप बताए, तो ये चीज़ मेरे भी कानों से गुजरी थी। एक किसी से मेरी इस मामले में डिस्कशन भी हुई थी, बड़े वो तकवा गुजार शख्सियत, लेकिन साथ में ये भी चला था मामला कि वो सर्विस से नहीं थे, लेकिन उनका ये ऑब्जेक्शन रहता था कि भाई ये जो सर्विस वाले जो पेंशन लेते हैं ना, ड्यूटी करे, ड्यूटी का पेमेंट लिए, अब रिटायर हो गए, उसके बाद में कोई ड्यूटी नहीं, और वो उनको गवर्नमेंट पेंशन से नवाजती। तो ये हराम है नहीं कि रोज़ी कि घर में बैठे हैं और मरते दम तक के उनको पेंशन मिल रही, बगैर इसके 50% पेंशन बनती ना गवर्नमेंट सर्वेंट की, तकरीबन उसके। और यहाँ तक के प्रोविज़न रख दी गवर्नमेंट ने कि मरने के बाद में उनकी अहलिया को मिल जाती है वो पेंशन का कुछ हिस्सा। तो ये मुनासिब नहीं है, वो दरअसल हराम है ऐसा। तो उस बारे में मेरी होती थी उनसे गुफ्तगू, लेकिन वो डिस्कशन अधूरी जैसी रह जाती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे बतलाया तो मैंने उनसे ये कहा, और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि मुझे अब तक के वो व्यक्ति, वो पर्सन नहीं मिला गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे संपर्क में तो आया नहीं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, लिहाजा उसकी तरबियत ऐसी हुई या उसको ऐसा लगा कि भाई ये अब मैंने सर्विस तो कर लिया हूँ, लेकिन जो पेंशन मिल रही है तो ये हराम है और इसको मैं रिफ्यूज़ करता, ऐसा करके तो नहीं मिला। अब ये मुद्दा ये क्यों निकला? क्योंकि डिस्कशन यहाँ से शुरू हुई थी, और होती है तकरीबन कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैंकों का ब्याज नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते बैंक का, और मैं उसको बिल्कुल मुनासिब समझता। मैं ये समझता कि बैंक का हम अगर पैसा जो रहता है हमारा, लाखों रुपए या 1 रुपये भी जो भी रहता है, उस पर अगर हम ब्याज लेते हैं तो सूद तो हराम है ना। मैं खुद भी उस चीज़ का कायल नहीं लेता। बहुत से लोग उसकी तरह तरह की राहें निकालते उसमें, उस पर भी मेरे क्लिपिंग मौजूद है कि भाई वो बैंक का हम अगर वो ब्याज ना लें और गवर्नमेंट पर ही छोड़ दे या बैंक में छोड़ दे, बैंक में, तो वो तो उनके काम में आता है ना। तो क्यों ना हम ले लें और गरीबों में बांट दे, वो हम लेते हैं, हम गरीबों में बांट देते हैं। वो कुछ लोग ये कहते, और कुछ लोग यहाँ तक के उसका रीज़न बताते हैं कि भाई यहाँ तक के मामला है कि वो पैसा लेके हमको वो बाकायदा फतवा बताते आलिमों का, अक्सरियत उसमें है गर्क, कि वो पैसा हम इंटरेस्ट का ना ले, लेकिन हम लेके वो मस्जिद के जो लैट्रिन बाथरूम उसमें लगा दे पैसा। अब देखिए कि मस्जिद के किसी दूसरे वर्क में ना लगाए, कंस्ट्रक्शन में, लेकिन लैट्रिन बाथरूम में हम लगा सकते। मतलब क्या लैट्रिन बाथरूम इबादत के लिए यूज़ नहीं होते हैं कि वहाँ तो तहारत होती? क्योंकि उस पैसे को गंदा समझते हैं ना, वो लाई के मैले के मानी समझते हैं ना, वो ब्याज के इंटरेस्ट के पैसों को। तो बुरा ही है समझने की, कोई उसमें कोई ये हर्ज नहीं है कि हम समझे ना वैसा तो हम ना ले। अगर हम लेते तो वो तो इबादत के लिए यूज़ होता ना। अब जो
गलत पैसा है जो हराम है, वो अगर लेटिन बाथरूम में भी होता है मस्जिद के इस्तेमाल यूज़, तो क्या हमारी तहारत हो जाएंगी क्या? लेकिन है उसमें आलिमों के वो है, फतवे है कि भाई ये चलता है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, छोड़ना नहीं वहाँ पर। तो मैं तो उसका भी कायल नहीं हूँ। लिहाजा ये बात से बात निकली तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वो डिस्कशन में मैं जो बता रहा, इससे कम डिस्कशन चली हमारी, मुश्किल से 25 मिनट या आधे घंटे की होंगी ज़्यादातर। तो उसमें फिर ये निकला, इससे तो सहमत थे, लेकिन वो तकवा बता रहे थे कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट अपना जो पेंशन लेता है पेंशनर, वो भी हराम होता है। तो मैंने उनसे कहा साफ अंदाज में, और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि कुछ हराम नहीं होता। उनसे भी कहा मैंने कि पेंशन लेना हराम थोड़ी है। तो उन्होंने बताया कि आप जवाब बताइए इसके। एक शख्स है जो तकवा गुजारी हम नहीं कर पा रहे हैं, बोले अकील भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप नहीं और नहीं कर पा रहा यार, कोई कर रहा है वो तो ऐसा तकवा, तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए, ना कि हम ये समझना कि वो गलत कंसेप्ट है उसका। हमने भी वैसा अमल करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई कुछ हराम नहीं है, ये ज़्यादा के तकवे लगा के रखे लोगों ने। और मुझे तो कोई एक पर्सन भी नहीं ऐसा नहीं मिला कि जो पेंशनर है वो नहीं लेता है इंटरेस्ट अपने वो पेंशन। आप एक बता रहे हैं, और मैं आपसे भी कहूँगा कोई एक भी पर्सन होगा तो मेरे संपर्क में लाए, उनको पता तो चले मेरे को कि ये है महाशय कि जो पेंशन भी नहीं लेते, बावजूद इसके कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस की, वो सर्विस उनके लिए हलाल थी। अगर वो तागुत सिस्टम समझते किसी को कि भाई ये तागुत सिस्टम था, तो तागुत सिस्टम की सर्विस करना हलाल थी, तो वो रीज़न देंगे कि भाई वो मजबूरी में किया मैंने, कि बुनियादी ज़रूरत मेरी पूरी हो। खैर मान लेंगे उनके रीज़न को। लेकिन मैंने बताया, वो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपना जवाब पेश करें कि आप किस बुनियाद पे उसको हराम नहीं है ऐसा करार देते हैं जो पेंशन हम लेते हैं, तो वो बताए ना आप, मैं उन तक के बात रखूँगा और लोगों तक के भी। तो मैंने उनसे कहा, लेकिन मेरे दिल में ठान लिया था मैंने कि उनसे कहूँगा, मैं उनसे कहा भी मैंने, लेकिन मैं सोचा कि इस पर माशरे में इस तरह का भी बिगाड़ की सूरतें मौजूद है, तो इस पर मैं अपनी क्लिपिंग ही बना दूंगा ना, वीडियो डाल दूंगा ना। और मैं अक्सर डालता, जो माशरे में आलिमों के अक्सरियत के ज़रिए या किसी और शख्स के ज़रिए, पुरानी रीति रिवाज के ज़रिए से जो बिगाड़ की सूरतें ख़ासतौर पर मुस्लिम माशरे में, और वो बिगड़ी हुई सूरतों को ही गैर मुस्लिम भाई और ख़ुद अपने मुसलमान ईमान वाले भी, जनरल ईमान वाला, उसको अपना फेथ समझता, एक इस्लाम का जुज़ समझता और उस पर जमा हुआ है, तो वो ख़त्म होना चाहिए ना, उन तक की वो चीज़ें आना चाहिए ना मंजर आम पर। तो मैंने उनको बताया, देखिए मौला आपसे ही बताऊँगा, आप भी समझिए इस चीज़ को कि जब हम सर्विस करते हैं तो सर्विस के नियम क्या है, कायदे क्या है। सर्विस हम जब करते हैं तो उसके कायदे क्या है। सर्विस का एक कायदा है कि हम 24 घंटे 24 आवर्स गवर्नमेंट सर्वेंट है। कभी भी किसी वक्त भी अगर गवर्नमेंट ने बुलाई हमको तो हमको जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि रात के 2 बजे रात को आपने क्यों हमको बुलाया। अगर कॉल आ जाए अथॉरिटी का, सबसे पहले अथॉरिटी अगर हम जहाँ काम करते तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिला परिषद में जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके बाद में भी अगर कमिश्नर लेवल पर, जहाँ पर कमिश्नर है या कहीं पर कलेक्टर है, तो कलेक्टर को ये पावर है कि कोई आसमानी सुल्तानी होती है अगर, तो गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को बुला सकता। ये होता ना एंटी करप्शन की जब धाड़ पड़ती, किसी को पकड़ने का रहता रिश्वतखोर को, तो उसके लिए अचानक सरप्राइज विजिट आती और वो जो अधिकारी होता उससे मांगता हो कि भाई आपके 2 कर्मचारी दो या हमको 1 कर्मचारी दो, हम वो फलाने जो है जिसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, किस पर धाड़ डाल रहे हैं हम वो नहीं बताएंगे, हम पकड़ने जा रहे हैं, वो जिसको ले जाएंगे वो गवाह के तौर पे उसको दो, हमको उसका नाम पता लिखते, वो जॉब करता और आपके यहाँ का कोई भरोसेमंद ऐसा मांगते हो। तो वो जो अथॉरिटी होती है हमारा डिप्टी सीओ या जहाँ भी, तो वो सरप्राइज विजिट में अचानक में उसको देना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को कि आप जाइए। वो हम ये भी नहीं पूछ सकते उससे कि भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप, किसके खिलाफ गवाह देने का। हो सकता कि वो धाड़ जो रिश्वत की उसका सगा भाई हो या उसका दोस्त हो, उसका कोई रिश्तेदार हो, तो वहाँ जाने के बाद में ये नहीं कहेंगे वो घर मैं कैसे इसके खिलाफ गवाही दूँ, ये तो मेरा सगा भाई है, ये तो मेरा मामू है, ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है। नहीं बोल सकता, उसने रिश्वत लिया, उसको गवाही देना पड़ेगा, इसने रिश्वत लिया करके। ये चीज़ें हैं ना, इतने हम बंधे हुए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, इतना हमको बांध दिया जाता है एक चीज़ कि 24 घंटे में कभी भी हमको कॉल अप होता 2 बजे रात को, ये तो रिश्वत का मामला। और कोई आसमानी सुल्तानी हुई, जैसे इलेक्शन पीरियड में
2 बजे रात को ड्यूटी का आया मामला, हमको जाना पड़ता है इलेक्शन अर्जेंट में, हम नहीं कर सकते। मेरे साथ में खुद वाक़या हुआ कि ऑर्डर किसी और की थी, या ये समझिए मेरी थी, लेकिन नाम उसमें गलत आ गया था। मेरा नाम अकील अहमद, उसमें शकील अहमद करके आ गया था। तो वो ऑर्डर मिसिंग हुई, इधर उधर घूमी, बाद में फिर मुझे लेट मिली ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग हो गई थी इलेक्शन की, 3 ट्रेनिंग होती ना। तो जब मुझे दी गई वो, तो मैं बोला मुझे लेट मिली। अरे बोले आपकी एक ट्रेनिंग मिस हो गई। अरे मुझे ऑर्डर तो अभी मिल रही है सर साहब। मैं बोला नहीं। बोले आप उधर बात करो, सीईओ से बात कीजिए बोले आप। तो मैं उस सीईओ की तरफ गया, अथॉरिटी की तरफ, हमारी हायर अथॉरिटी, वहाँ गया। तो वहाँ फ़ोन आया मेरे मौजूदगी में, वो एम्प्लॉइज़ कहाँ है। तो वो मेरे सामने, वो जो है डिप्टी सीईओ, वो कहते उसको अपने कलेक्टर साहब को, या वो जो अथॉरिटी थी इलेक्शन की, वो उसको हथकड़ी डाल के लाओ। उसको उनके कायदा है कि अगर नहीं आता है इलेक्शन ड्यूटी पर तो हथकड़ी डाल के लाया जाएगा। उसको एडमिट है तो उसने दिखना है एडमिट है, क्या लगी है सलाइन वगैरह, डॉक्टर से गए, उसको हथकड़ी डाल के लाओ। मेरे सामने कह रहे हो अथॉरिटी। अब मेरे में तो, मैं जब सर्विस भी किया तो मैंने दबकी नहीं किया। तो मैंने ये कहा, बोला साहब आप मेरे सामने, मैं जबकि आपके सामने हाजिर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये ऑर्डर ही नहीं मिली थी, और आप कहते हैं कि हथकड़ी डाल के लाइए। तो बोला यहाँ बुलाइए ना, उनको यहाँ बुलाइए और आपके सामने मुझे हथकड़ी डालने का बोलिए, उनको दिखने को ना कि आपका एम्प्लॉयज़ आपके सामने अरेस्ट हो रहा है करके, बगैर किसी गलती के। नहीं वो ज़्यादा बात मत कीजिए बोले आप। सर मैं अच्छे लहजे में कहा, मैं सर साहब मैं ज़्यादा ऐसा बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कह रहा हूँ कि मुझे ऑर्डर ही मिसिंग हुई। फिर वहाँ गया मैं अर्जेंट, मुझे वो तो आई नहीं अथॉरिटी, खैर वो जो भी उनका ये होगा। तो वहाँ गया, तो वहाँ पर जाके हाँ गई, तो एक ट्रेनिंग कोई हर्ज की बात नहीं, मगर मुझे मालूम है मेरी अगर 3 ट्रेनिंग भी गई तो भी मैं ड्यूटी मेरी अच्छी निभा सकता, क्योंकि मेरे को मालूम था कैसी ड्यूटी करना। तो मुझे मालूम ही था, हाँ ठीक है ज्वाइन हो जाइए आप। तो वो खैर ये बता रहा हूँ मैं कि ये है 24 तास इतने बंधे हुए होते हैं हम। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इतना बंधा हुआ होता है कि जब उसको अचानक ऑर्डर आती है, जो उसकी ऑर्डर हो चाहे ना हो, और जब उसको होता है कि आपकी ऑर्डर है, कन्फर्म है आपकी ऑर्डर, समझिए इसको, तो उसको यहाँ तक के बोले जाता है कि हथकड़ी, अधिकारी बोलता है कि हथकड़ी डाल के ले जाओ करके। ये चीज़ें हैं। तो 24 तास हम, ये बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट इतना बन जाता, ऐसा एग्रीमेंट है हमारा गवर्नमेंट के साथ में कि 24 तास हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, कभी भी हमको कॉलअप होता। फिर दूसरा कायदा ये भी है, ये कायदे में प्रोविजन है, दूसरा कायदा ये भी है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकता। वो उसको टीए डीए सारा मिल रहा है ना, पेमेंट जितनी है उसको, खान पान की जो पेमेंट मिल रही है उसको। तो उसके अलावा अगर कोई बिज़नेस करना चाहे, वो प्लॉट का बिज़नेस या और कोई बिज़नेस ऐसा, तो कोई बिज़नेस ऐसा साइड बिज़नेस कर नहीं सकता हो। इजाज़त ही नहीं है बिज़नेस करने की, पैसा डालने की या पैसा कमाने की। इसके अलावा वो लोग करते, वो अलग बात है, वो गवर्नमेंट को मिसगाइड करते, लेकिन नहीं करते आता। इस तरह बंदा हुआ, अगर किसी ने कंप्लेंट किया किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, जैसा आजकल चलता है ना, प्लाटों की दलाली कर रहे हैं और कुछ सर्टिफाइड भी बिजनेस करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे लाने नहीं देते, तो वो तक के बंदिश है, नहीं कर सकता। अगर उसमें कितना भी टैलेंट है कमाने का, कि सर्विस से ज़्यादा भी कमा सकता वो, और कमा लिया तो बाद में सर्विस छोड़ देगा, लेकिन नहीं कर सकता अपने नाम की। इतना बंधा हुआ होता है गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो समझते हैं ना कि ये सर्विस के बाद में जो पेंशन मिलती है इनको हराम है, ये इनको हराम का पैसा खा रही है, उन लोगों की आंखें में ये इतना बंधा होता है। अब कोई इतना बंधा नहीं रहता अगर, तो गवर्नमेंट से गद्दारी कर रहा है वो अपने जॉब में परफेक्ट नहीं है, मतलब उसने बंधा हुआ रहना चाहिए इतना। चलो एक चीज़, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कि कैसा बंधा हुआ, अपना हेड क्वार्टर जहाँ पर रहता है, जहाँ उसकी पोस्टिंग है, वो हेड क्वार्टर छोड़ नहीं सकता वो। अगर उसको कहीं जाने का रहा है शादी में या किसी बाहर गांव, तो उसको परमिशन लेना पड़ता अपने अथॉरिटी के ऑफिसर की, लिखना पड़ेगा। छुट्टी में भी नहीं जा सकता कि 3 दिन की छुट्टी आ गई कंटिन्यू, जैसा भी है ना, छुट्टी कंटिन्यू 3 दिन की आ गई, तो 3 दिन वो चाहेगा कि मैं किसी रिश्तेदार के जाऊँ, किसी से मिलने, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। साहब परमिशन देगा कि ठीक है ओके जा सकते आप, तो जाएगा वो। हेड क्वार्टर लीव डालना पड़ता, हेड क्वार्टर लीव कहते हैं उससे, मुख्यालय छोड़ने की परवानगी, परमिशन। और अथॉरिटी को पावर है कि वो ये सोचे कि नहीं कुछ काम है, मन नहीं जाइए आप, तो रुकना पड़ेगा। हम ये नहीं ना मैं साहब जाके रहूँगा, नहीं कार्रवाई हो जाएंगी आप पर, नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि अधिकारी खुद नहीं रोकता हमको। क्यों नहीं रोकता? कि वो खुद हेड क्वार्टर पर रहता नहीं, इसलिए जो अप डाउन करते हैं ना हेड क्वार्टर से आना जाना, तो अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो अप डाउन वाले को नोटिस मिल जाती कि भाई आप हेड क्वार्टर पर क्यों नहीं रहते। तो इतनी सारी बंदिशें
टैलेंटेड होते हुए भी कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हेडक्वार्टर पर रहना ही पड़ता, छुट्टी मंजूर कराएंगे बाद में छुट्टी पे जाना पड़ता। सिर्फ मेडिकल लीव चला हुआ है कि अचानक आप छुट्टी पे चले जाओ, तो वो भी पावर है अथॉरिटी को, हमारे ऑफिसर को, कि वो विजिट देगा कि एक्चुअल बीमार है क्या नहीं है। फिर उसको डाउट गया कि एक्चुअल दिख भी रहा और बार बार ऐसा उसको लगता है कि हो रहा, तो बाद में मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट मांगता हो हायर अथॉरिटी का, कि वो उसका मेडिकल ऑफिसर का लाओ, मतलब वो बोर्ड का सर्टिफिकेट लाओ कि आप बीमार है करके। यहाँ तक कि इतना बंदिश में होता गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इतना एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ होता, और उस एग्रीमेंट के तहत, इतने जुड़े होने के तहत हो सकता इट में भी। फिर ये तो तीसरा हो गया, अब चौथा बताता, तीन हो गया, चौथा एक खास बात कि ये भी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसी तरह किसी भी पार्टी के इलेक्शन में खड़े नहीं रह सकता, खड़े नहीं रह सकता इलेक्शन के अंदर। वो कि लोग मुझे बहुत चाहते और लोग मुझे चुनकर भी दे देंगे और मेरे बहुत सामाजिक वर्क है, तो इलेक्शन में खड़े रह सकता, किसी भी पार्टी से रह नहीं सकता। इवन खड़े रहना तो दूर की बात है, इलेक्शन में किसी पार्टी का काम भी नहीं कर सकता वो। ये बंदिश है कि किसी पार्टी का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम थे ना, पॉलिटिकल लाइन में थे, एक एक घंटा वो भाषण देते थे। तो एक बार मैं, अक्सर ऐसा होता था, उनको मैं लेने चले जाता था, भाई आखिरी पर तबीयत ख़राब रहती तो भाई अकेले नहीं आना आपको, हालांकि उनको हार्ट का प्रॉब्लम था लेकिन रह नहीं जाता था उनसे। क्या पार्टी वाले बुलाने आते थे गाड़ी में, चलिए माँ साहब चलिए चलिए चलिए, चलना पड़ता आपको, आपके बगल में जन्नाटेदार भाषण देते थे पार्टी की तरफ से। तो मैं कभी लेने चले जाता था उनको। एक बार चले गया मैं, तो किसी ने बोल दिया, दुश्मन ने ऐसा बता दिया ऐसा कि भाई ये तो ये पार्टी का काम कर रहा है, तो मुझे जवाब देना पड़ा ऑफिसर को। वो लेखी में भले नहीं होता, साहब मैं बोला मेरे पिताजी उसमें पॉलिटिकल काम करते, उनकी तबीयत बराबर नहीं, तो मैं लाने गया था, मैं कोई स्टेज पर बैठा गया वहाँ पर। तो इस तरह बंधा हुआ होता कि अगर वो कितना भी चाहकर भी, कि उसको ऐसा लगता कि ये नागपुर में फलाने एरिया से लोग मेरे को 100% के 90% वोट मिलेंगे मेरे को, तो मैं इलेक्शन में खड़े रह जाऊँगा, नहीं खड़े रह सकता, वो खड़े नहीं रह सकता, उसको ड्यूटी के रिजाइन करना पड़ेगा, बाद में खड़ा रह सकता। इतना बंधा हुआ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनको क्या है, उसके अगेंस्ट में उसको ये एग्रीमेंट होता, वो एग्रीमेंट है, उसके अगेंस्ट में उसको पेंशन मिलती, इतना बांध दिया जाता उसको कि उसकी तरक्की, अगर आप सोचेंगे तो एक तरह की तरक्की, उसमें जो टैलेंट है, हो सकता वो इलेक्शन में खड़े होता और एमएलए के लिए चुनकर आ सकता था उसके काम की बिना पर, हो सकता इट में भी, हो सकता है एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था वो, कि किसी बिजनेस में हाथ डाला उसने तो लाखों रुपए कमा सकता था। क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ सर्विस वाले नहीं थे, अपनी ज़िंदगी में क्या थे, वो संतर के धंधे करने वाले थे, ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, आलू का बिजनेस करने वाले थे, आज बड़े बिल्डर बन गए, वो लाखों करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। हमारी क्या औकात है उनके सामने पैसों के मामले में, इतने सारे आगे बढ़ गए वो। तो जिसमें टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट को भी आजमा नहीं सकता बिजनेस में करके या किसी पार्टी से खड़े रह के, इतना बंधा हुआ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उसके अगेंस्ट में उसको अगर पेंशन मिलती है तो इनके पेट में कोई दर्द होता। लेकिन जब एक पेंशनर ये कहता है या किसी से कहता कि भाई मैंने पेंशन नहीं लिया, मुझे पेंशन हराम लगी तो मैं सर्विस करता था लेकिन मैंने पेंशन नहीं लिया, पेंशन को रिफ्यूज़ किया मैंने, जैसा हम बैंक में जो जमा होता है तो उसका ब्याज लेने से इनकार करती, तो उसने पेंशन लेने से इनकार किया। इस तरह से जब बताता है तो वहाँ सवालिया निशान बनता कि ऐसा कोई एक भी पर्सन है क्या, अगर है तो उसके लिए ख़ास तौर पे मेरा ये है क्लिपिंग कि वो इसको सुने कि तू किस कदर बना हुआ था, क्या तू इतना ऐसा था कि तेरे में कोई टैलेंट ही नहीं था। अगर किसी में टैलेंट नहीं होगा वैसा और सर्विस कर रहा था वो, तो उसके लिए वो उसके हिसाब से मुनासिब हो गया वो, कि वैसा भी बैल भारती था और सर्विस के भी लायक नहीं था। क्योंकि हमने हमारे पीरियड में देखे कि ऑफिसर की रेंज में क्लरिकल ऊंची पोस्ट पर, लेकिन उनको क्लर्क का काम नहीं आता, एक फाइल बराबर निकाल नहीं सकते वो। यहाँ तक कि देखा मैंने कि था क्लर्क, पास भी हो गया, जॉब से लग गया, लेकिन काम चपरासी का कर रहा, लोगों को पानी पिला रहा है, क्योंकि क्लर्क का काम से मेरे को नहीं आता, और वो डाल रहा है फाइल वहाँ पर कि मेरा डिमोशन कर दो, मैं चपरासी बनना चाहता।
और ऑफिसर मुझे कह रहा है अथॉरिटी कि इसका फाइल डालो, ये चपरासी के काम के लायक का, ये खुद भी चाहता कि इसका अपन डिमोशन का फाइल डालेंगे। तो सुप्रिटेंडेंट भी कह रहे हैं मुझे कि भाई डाल दो फाइल। मैं बोला नहीं करते आता साहब। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वो चाह रहे हैं ना मैं चपरासी बनता हूँ। साहब करते नहीं आता, कायदे में प्रोविजन नहीं है, क्योंकि इसको समिति ने एज ए क्लर्क करके अपॉइंटमेंट दिया इसको, अपने को पावर ही नहीं है इसको डिमोशन करने के। हाँ, अगर बाद में उसका प्रमोशन होता तो उसका फाइल डालते आता कि काम के बिना पर प्रमोशन हुआ, उसका चपरासी था बाबू बना, बाद में डिमोशन चाहता तो उसका हो जाएगा। लेकिन जिसको समिति ने एज ए क्लर्क करके अपॉइंट की, उस पोस्ट पर उसका अधिकार है, उस पोस्ट पर धारणा अधिकार रहता ना पोस्ट पर, जिस पोस्ट पे के लगता, तो उसको डिमोशन करते नहीं आता। अरे बोले हम पूछेंगे। उन्होंने जाके ऊपर अथॉरिटी से पूछे तो उन्होंने कहा क्लर्क बराबर कह रहा था आपका। फिर मैं बोला साहब डालना कैसा फाइल? मैं तो नहीं डालता, फंसता नहीं मैं। तो इस तरह की चीज़ें है, इस तरह की बंदिश होती कि चाह कर भी अगर उसको, तो ऐसे बैल भारतीय मिलेंगे आपको सर्विस में कि जो समिति ने उनको करा था लेकिन वो करना नहीं चाहते, ये समझेंगे समिति तो गलत नहीं नेमेंगी। अपॉइंट उस वक्त में जवाब भी दिया होगा या फिर लगाऊंगा किसी लगाफिकेशन पर, किसी के मिनिस्टर के लेटर पर और किसी के। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा लगा था, लेकिन मैंने देखा कि वैसे टैलेंट नहीं थे उसमें, तो वो चाहकर भी डिमोशन नहीं ले सकता। हाँ, सर्विस छोड़ सकता, रिजाइन करे तो चलेगा, लेकिन वो मेरे को चपरासी बना दो करके ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बंदिशें होती है, समझे, तरह तरह की बंदिशें होती। 10 बजे जाने पड़ता ऑफिस में, थोड़ा लेट गए तो लेट में सिग्नेचर करो, 3 लेट है तो सीएल कटेंगी। अननेसेसरी भी बंदिशें कुछ होती जो कायदे में प्रोविजन है, करना पड़ेगा हमको कि ऑफिस में कोई काम नहीं लेकिन 10 बजे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता 10 बजे। भले 1 घंटा काम नहीं ना, आपको टेबल पर बैठो, जब साहब बोलेगा जब काम करेंगे आप, लेकिन 10 बजे आपको जाना है। कोई फाइल इतना अर्जेंट नहीं रहता है, मैं भुगता इस चीज़ को, कोई फाइल कोई काम इतना अर्जेंट नहीं होता है। हमको मालूम रहता है कि इसकी तो कोई अर्जेंसी नहीं है, लेकिन फ़ोन आता ऑफिसर को ऊपर से किसी मिनिस्टर का या और किसी का अथॉरिटी का, या नहीं आता ऑफिसर के इंटरेस्ट की बात रहती, तो वो फाइल पहले निकालो, आता से आता करूँगा मदद ये फाइल। और जब फाइल हम कर देते, पूरा फाइल बनाने को लग जाता पूरे 2-3 घंटे, वो अर्जेंट फाइल एक तरफ रखना पड़ता, उसका सुनना पड़ता ऑफिसर की, करना पड़ता हमको ना चाहते हुए भी। हमको मालूम होता कि इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। अब वो साहब के डोंगी में पड़े रहता, सिग्नेचर नहीं होती, 8-8 दिन 15 दिन सिग्नेचर नहीं होती। अब ऑफिसर को ये बोलेंगे साहब आपने तो मेरे को 2-3 तास में फाइल होने को ना, मैंने तो बना दिया, 8 दिन सिग्नेचर नहीं करे। अब वो क्या क्यों नहीं करता, क्या नहीं करता, कि अथॉरिटी ऊपर से जिसका फ़ोन आता हूँ वो बोलता हूँ अभी रहने दो, इसको डिले करो, लेकिन बाबू के हाथ से तो काम करवा लेता। तो ये बाबू को नहीं है, क्लरिकल लोगों को नहीं, हर किसी जो टीचर है उनको भी ये परेशानियाँ हैं कि कुछ भी मामला, ये मामला है कि चाहे रास्ते में कितनी भी बारिश आ जाए, आपको 10 बजे आने ही पड़ेगा। आप बरसाती से आओ, ऑटो से आओ, कैसे हुए, कोई रीज़न नहीं चलेगा। तूफान आ गया, ये आ गया तो वही चलेगा, लेकिन बारिश हुई है तो आप बरसाती का इस्तेमाल करो। धूप है तो मैं आया नहीं, ट्रैफिक की वजह से मैं नहीं आया, नहीं चलेगा ऐसा। इतना एम्प्लॉयज़ बंधा हुआ था। खुद के बिजनेस में ये रहता कि खुद का बिजनेस करा, चालक मालक, खुद का बिजनेस गया नहीं गया मेरा नुकसान होगा नहीं होगा, कौन है पूछने वाला, इतना उसको पावर रहता, खुद ही सेट रहता उसका बिजनेस का। तो ये है नौकरशाही में। उसके अगेंस्ट में अगर गवर्नमेंट पेंशन देती है उसको, तो फिर बात ये आती ना, तो ये जो पेंशन नहीं लेते, जो सर्विस से भी नहीं थे, तो ज़्यादातर मैंने देखा उनके पेट में दर्द उठता। फिर वो मिसाल मैं देता तो अब वो यहाँ देने लायक नहीं है मिसाल, लेकिन अब वो मजबूरी में देना पड़ता, क्योंकि वो सूटेबल होती नहीं मिसाल। वो मैं मेरे दोस्तों में बैठता तो मिसाल देता, जैसा भैंस, क्या बोलना, भैंस जनती ना तो तकलीफ तो भैंस को होती, भैंस जनती हेले चिल्लाता उधर ज़ोर ज़ोर से, भैंस जनती हेले भैं भैं चिल्लाता, जैसा उसको तकलीफ हो रही। तो ये इस तरह की चीज़ें मिलती, मजबूरी में देखिए मुझे बोलना पड़ा तनकीद के तौर पर मिसाल, क्योंकि ये फैक्ट है ज़िंदगी का ये चीज़। तो इस चीज़ों से कम जो सुलझे हुए लोग हैं उन्होंने परहेज़ करना चाहिए कि एक एम्प्लॉइज़ ये कहता है कि हाँ उसने क्या तकवा है, उसका तकवा है, मतलब इसकी तो प्रशंसा की है हमारे वो सर ने, हमारे दोस्त ने जो वॉकिंग पे थे। तो ये नहीं समझे, मैंने बोला आप ये भी नहीं समझते कि उनको तो तकवा हो गया। चलो तकवा वाला आपके हिसाब से तकवा, उनके साथ तकवा, जन्नत फिरदौस में जाएंगे, आप तो दोज़ख में जाएंगे, क्योंकि आप हराम खा रहे रोज़ी। आप भी पेंशन ले रहा, मैं भी पेंशन ले रहा, तो हम तो हराम पर खा रहे हैं ना, ये हो गया ना उसका अर्थ। अरे बोले ऐसा कैसे, मला इसी छुआ ना,
जब वो हराम समझते उन्होंने लिए नहीं, उनका तकवा जब आप बोल रहे हैं उनका, तो फिर हमारे लिए हराम हो गया वो। तो हराम के खाने वाला क्या होगा? हराम ही। अगर किसी ने बोला अरे भाई अपन नमाजी को नमाजी बोलते हैं ना, हज करने वाले को हाजी साहब बोलते हैं अपन, तो हरामी साहब अपने किसी ने बोला तो बुरा नहीं लगना फिर। अगर मैं इस तरह से बोलूँ कभी बात को आगे बढ़ाऊँ उनके, मैंने उनसे तो इस तरह की इतनी इस तरह डिटेल में नहीं हुई गुफ्तगू, लेकिन कुछ इस टाइप में हुई, ऐसे पॉइंट्स दिया मैंने उनको टिप्स कि कोई चीज़ ऐसी होती कि किधर की किधर चली जाती। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माशरे में जो बिगाड़ की सूरतें हैं, और बिगाड़ की सूरतें उन लोगों ने फैला के रखी जिन पर ठप्पे है तकवा गुजार होने के, ये बड़े तकवा गुजार है। ऐसी कि जो आलिम और फाजिल है, ऐसे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जुब्बे लगे हुए हैं, और उन्होंने कुछ बिगाड़ की सूरतें रीति रिवाजों को घुसा के रखा, कुछ ऐसी सूरतें बनाए जो तकवा करके बयान करते। दरअसल वो तकवा नहीं होता। हम जब कुरान पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, पहली तो बात है कुरान को पढ़ने, अब पढ़ने के बाद में सिर्फ अरबी मतन तक के महदूद नहीं रखने के, बस अरबी मतन पढ़ लिए, 2 रुकू पढ़ा, 3 रुकू पढ़ा, उसमें खुश। अरे पढ़ा तो क्या समझा? नहीं समझा तो कुछ भी नहीं, बड़े क़िरात के साथ में पढ़ लिया लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया, उस पर भी ये मामला है। बड़े क़िरात के साथ में पढ़ेंगे और उसमें क्या है मालूम है, उसका तर्जुमा पढ़ो भाई। साहबा जो पढ़ते थे उनको एक्चुअल आती थी वो लैंग्वेज अरबी, उनके समझ में आता था, हमारे समझ में नहीं आता। उलमा हज़रात ने 30-35 ज़बान में उसकी तर्जुमानी की है। किसके लिए की है? एक आलिम ने दूसरे आलिम को समझाने के लिए किया, हमारे लिए किया। हमको जो लैंग्वेज आती है उसमें हम तर्जुमानी पढ़े, उसका तर्जुमा और समझे। ये बस पढ़ लिए, 2 रुकू पढ़ लिए, उनको बोलो भाई मुताल्लिक़ कुरान की मजलिस है, दर्स कुरान। नहीं मैं रोज़ के 4 रुकू होते हैं, फजर के बाद में वही बाबा से बुलंद पढ़ता है वो और क्या पढ़े नहीं मालूम। तो गौर व तदब्बुर करना चाहिए। अल्लाह से यही दुआ है कि हमको अल्लाह हर ईमान वाले को कुरान पढ़ने, उस पर गौर व तदब्बुर करने। तो तर्जुमा जब पढ़ेंगे तब गौर व तदब्बुर करेंगे, गौर व तदब्बुर के बाद में उस पर अमल करने, और अमल के बाद में उस पर जमे रहने, और जमे रहने के बाद में मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।